तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका बहुत बहुत स्वागत। जी। और 5 अप्रैल 2026 है आज, दिन है हमारा संडे। हम्म। संडे में हमारा डिस्कशन रहता है डॉक्टर मितपाल भाई, द एंड ऑफ माई जम्पशन ऑफ मियाजम्स, रिटन बाय डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर सर। और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, हम्म। जिसमें हम हैं पेज नंबर 35 पे। पेज नंबर 35 पे हमारे बड़े सर बोल रहे हैं, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर, after being convinced that all chronic ailments expressed by the patient had their roots in a deeper lying original evil, he concluded that original evil short must be a miasmatic chronic nature. Dash लगा करें, as was perfectly evident that once it had developed, it could not be eradicated even by vigorous or robust constitution. हम्म। तो यहाँ पे भाव ये है कि कह रहे हैं कि आफ्टर बीइंग कन्विंस्ड दैट ऑल क्रॉनिक एलिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट हैड देयर रूट इन द डीपर लाइंग ओरिजिनल इविल, कि कोई भी क्रॉनिक एलिमेंट है, सभी क्रॉनिक एलिमेंट जो हैं, जो भी एक्सप्रेस की जाती है पेशेंट के द्वारा, उनकी जो जड़ है वो डीपर लाइंग ओरिजिनल इविल के साथ जुड़ी होती है। और कह रहे हैं आगे के ही कंक्लूडेड दैट ओरिजिनल इविल शॉर्ट मस्ट बी मियाज्मेटिक क्रॉनिक नेचर। और ये जो ओरिजिनल इविल है, जो जो कारण है सभी क्रॉनिक एलिमेंट्स का, इसको जो इसको हमें मियाज्मेटिक क्रॉनिक नेचर के हिसाब से देखना होगा, देखना चाहिए। आगे इसको क्लियर कर रहे हैं कि एज वाज परफेक्टली एविडेंट दैट वंस इट हैड डेवलप्ड इट कुड नॉट बी रेडिकेटेड इवन बाय विग्रस और रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि ये परफेक्टली एविडेंट है, अपने आप में एक प्रमाण है कि जब एक बार ये डेवलप हो जाता अच्छी तरह से, ये अंदर वाला ओरिजिनल इविल यानी कि मियाजम, तो कितना भी विग्रस या रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्यों ना हो, वो इसे दूर नहीं कर सकता, वो इरेडिकेट नहीं कर सकता अपने आप। इसलिए क्रोनिक डिजीज जीवन के साथ ही खत्म होते हैं। एक्यूट तो सेल्फ लिमिटिंग भी हैं, लेकिन क्रोनिक एलिमेंट्स तो भाई जीवन पर्यंत रहती हैं, इंसान के दम के साथ जाती हैं। इसीलिए क्योंकि भले ही चाहे कितना विग्रस हो, कितना रोबस्ट हो, बंदा वो क्रोनिक एलिमेंट्स को यानी कि किसी मियाजम को अपने आप दूर नहीं कर सकता। neither could it be overcome by healthiest diet nor healthy order of life। और ना ही इसको मियाजम को ओवरकम किया जा सकता कि भाई डाइट अच्छी रखो, जीवन का जो जीने का तरीका वो अच्छा रखो, हेल्दी ऑर्डर ऑफ लाइफ रखो, वो भी इसे ओवरकम नहीं कर सकता। बिल्कुल। जैसे कहते थे ना वो है भाई। प्रफुल्ल सर कहते थे ना कि कितना भी वो दौड़ लगा लो, वो ट्रेडमिल पे कितना भी भाग लो, हाँ हाँ, कुछ नहीं बिल्कुल। होना उस हाँ आजम अगर आ गया है तो। बिल्कुल। In fact, it grew worse by addition of more serious symptoms right up to the end of life। और भाई वास्तव में सच्चाई तो ये है कि ये और ज्यादा वर्ष होता जाता है, मोर सीरियस सिम्टम्स के जुड़ते हुए, राइट अप टू द एंड ऑफ लाइफ, जब तक इंसान की जीवन का अंत ना हो जाए तब तक इसमें मोर सीरियस सिम्टम्स जुड़ते हुए ये और भी ज्यादा वर्ष होता जाता है, ग्रो जी। करता जाता है। The word miasm now cropped up। Miasm means taint or pollution। Now word miasm, the word miasm now cropped up। Cropped up का मतलब, cropped up का मतलब ये है कि चलो अब इस miasm जो वर्ड है इसको cropped up करते हैं। ये क्या है? miasm means taint और pollution। miasm को taint या pollution भी कहा गया। Thus Hahnemann saw that there were various taints on a constitution। और इस तरह से फिर हैनीमैन साहब ने देखा कि वेरियस टेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशंस वर टेंटेड और पॉल्यूटेड इन सच ए मैनर दैट दे गेव राइज टू ओनली सर्टेन ट्रेन्स ऑफ डिजीजेज। हैनीमैन साहब ने देखा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे थे
उनमें ये टेंट या पोल्यूटेड कुछ ऐसे थे, टेंटेड या पोल्यूटेड, इस ढंग से कि उनमें केवल सर्टेन ट्रेन्स ऑफ डिजीज मिलते थे, एंड दिस आज डेस्पाइट हेल्दी लाइफ एंड रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बावजूद भी वो इनके होते हुए भी हेल्दी लाइफ और रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रहते थे। एक तो ऐसे देखा, फिर कह रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंट्स कुड देयर बी, तो भाई कितने प्रकार के टेंट्स हो सकते थे यहाँ, कितने प्रकार के ये म्याजम हो सकते थे यहाँ। दिस वाज ए क्वेश्चन लूमिंग लार्ज इन फ्रंट ऑफ हैनीमैन। अब हैनीमैन साहब के सामने ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया कि भाई ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि उनमें ये टेंट होते हुए भी हेल्दी और रोबस्ट हैं, और फिर कितनी तरह के ये टेंट हो सकते हैं, ये सवाल हैनीमैन साहब के सामने आ गया। एट दिस जंक्चर हैनीमैन rued the fact that science was not advanced enough, ब्रैकेट में करें, in 1828 to allow him to give proper explanation for his findings. तो अब जब इस जंक्चर पे पहुंचे हैनीमैन साहब, RUED, रूइड का मतलब होता है ये सदाब या ग्राही, कुछ देखना इसका क्या है, रूइड द फैक्ट, उन्हें ये सच्चाई समझ में आ गई एक तरह से। RUED देखना अमितपाल, साइंस जो है इतना एडवांस ही नहीं है भैया अब तक, 1828 तक के भाई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जा सके अपनी उनकी फाइंडिंग्स का, जो उन्होंने फाइंडिंग्स कर ली हैं मियाज़म की, उनका प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि साइंस एडवांस एनफ है ही नहीं अभी तक। RUED, रूइड, ये बस ये होता है अफसोस या पछतावा या उस बात को स्वीकार करना। अफसोस था उन्हें इस बात का, या इस बात का पछतावा हुआ था कि अभी साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई कि इसको इस तथ्य को बस अमित की नाती थे, इसको अमित ऐसे डालो कि रीड द फैक्ट ऐसे करके। बस बात तो सुन लो, उसमें है तो सही, वो मतलब पछतावा या खेद था इस बात का, खेद कहिए, इस तथ्य का नहीं, अभी और वर्ड देखो जरा, रूइड के 2-4 वर्ड देख ले करो, उनमें जो है सटीक बैठेगा उसे तो लगाएंगे, पछतावा क्यों होएगा? तो बस ये तो यही तो थी इस बात का पश्चाताप था, इस बात का खेद था कि वो जो है क्या नाम है, साइंस इतनी एडवांस नहीं हो पा रही थी। हाँ, तो ये खेद इसलिए था कि भाई साइंस एडवांस है नहीं, तो मैं अपनी फाइंडिंग्स का एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता है। ये असभ्य तथ्य, रूड द फैक्ट का मतलब है असभ्य तथ्य, असभ्य है जी, असभ्य तथ्य। हाँ जी, नहीं, वैसे खेद तक आ गई बात, वैसे सही कह रहे हैं अमित शर्मा, लेकिन RUE के कई मीनिंग आ सकते हैं डिक्शनरी में, अगर आप देख पाओ। बस इसका पूरा वर्ड ही RUED है। और मेरी बात समझिएगा, अब मेरे पास आराम से सुनना, का हिंदी में अर्थ पछतावा, अफसोस या खेद व्यक्त किया होता है। यह पछताना क्रिया का भूतकाल रूप है जिसका उपयोग किसी कार्य या निर्णय पर गहरा दुख प्रकट करने के लिए है। यानी कि उनको इस बात पर गहरा दुख था कि साइंस इतनी एडवांस नहीं हो चुकी कि मैं उसे वहां पर उसको साइंटिफिकली प्रूव कर देता। यस, बिल्कुल यही है जो आपने कहा, बहुत बढ़िया सर। रिग्रेट और रिमोर्स इसका मतलब इंग्लिश में ना। हाँ, रिमोर्स, रिग्रेट भी वही हो, खेद पे बात क्लियर होगी थी, लेकिन थोड़ा सा हम और डिटेल चाह रहे थे जो अमित शर्मा ने दे दिया, है ना भाई? जी, हाँ जी, खेद के लिए, खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम आपका इससे आगे नहीं जा सकते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और रिग्रेट था उनको। हाँ, रिग्रेट में तो फिर वही पछतावा वाली बात आएगी। जी, रिमोर्स। He wrote in the preface of the 4th volume, हैनीमैन साहब ने 4th वॉल्यूम के प्रीफेस में लिखा कि we have no means of reaching with our senses or of gaining essential knowledge as to the processes of life in the interior of man
and it is only at times granted us to draw speculative conclusions. तो अब उन्हें ये इस बात को समझ गए थे तो उन्होंने अपने 4th वॉल्यूम के प्रीफेस में ये बात लिखी कि हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम अपनी सेंसेस के द्वारा with our senses or of gaining essential knowledge as to the processes of life in the interior man, कि हम इंटीरियर मैन के जो अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं उनकी एसेंशियल नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है और ये हमें केवल समय ही ग्रांट करेगा, आने वाला समय ही। ओनली एट टाइम्स ग्रांटेड अस टू ड्रॉ स्पेकुलेटिव। अच्छा, तो कई बार हमें स्पेकुलेटिव कंक्लूजन्स के माध्यम को ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ, यानी कि हम क्लियर तो कर नहीं सकते, तो फिर हम चलेंगे स्पेकुलेटिव कंक्लूजन्स के साथ। In the first half of 19th century, of course, there was no electron microscope, no advances in the field of pathology, immunology, human biochemistry, leave aside molecular biology and genetics. भाई 19वीं शताब्दी में के फर्स्ट हाफ में यानी कि 1850 तक बेसिकली ना तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था जी, ना फील्ड एडवांस हुआ था पैथोलॉजी का, ना इम्यूनोलॉजी का, ना ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री का, और भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स को एक तरफ ही छोड़ दो। हाँ जी, तो बात ही क्या करो, वहाँ पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री का भी फील्ड डेवलप नहीं था, एडवांस नहीं था। He had to work to find the root of chronic diseases only empirically, experimentally and logically. इसलिए हैनीमैन साहब ने जो क्रोनिक डिजीज की जो रूट थी, जो जड़ थी, वो उसको खोजा व्यावहारिक रूप में, अनुभव एक्सपेरिमेंटल के रूप में और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो बेसिकली हैनीमैन साहब के समय तक जो मियाज़म को वो पकड़ पा रहे थे एडवांस ना होने की वजह से अपने एलाइड साइंस का एम्पिरिकली यानी कि व्यवहार में देख के, जैसे हमारे ऋषि मुनि करते थे, एक्सपीरियंस गेन करके, एक्सपेरिमेंट करके और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस तरह से उन्होंने काम किया और वहां पे रूट ऑफ क्रोनिक डिजीज को पाया। एक्सपेरिमेंटली एंड एनालिटिकली he was able to state that the incurable chronic maladies owed its origin to only 3 basic start points somewhere on the skin, either itch or venereal warts or chancre. अब बड़े सर कह रहे हैं हैनीमैन साहब को लेकर के कि एक्सपेरिमेंटली और एनालिटिकली हैनीमैन साहब इतने तो सक्षम हो गए थे कहने के लिए कि ये जो इनक्योरेबल क्रोनिक डिजीज हैं, इनका ओरिजिन के 3 बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, कहीं ना कहीं स्किन पर, या तो इच के रूप में, वेनेरियल वार्ड्स के रूप में, या फिर शैंकर के रूप में, यानी कि सोरा, वेनेरियल वार्ड को लेकर साइकोसिस और शैंकर को लेकर के सिफिलिस। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं स्किन से ही शुरुआत बताई जी। Hahnemann says in chronic diseases, analytically and logically, I have concluded that all the chronic ailments owing their origin to a certain skin disease or expression had their fundamental origin firmly established as chronic miasms. क्रोनिक डिजीज में हैनीमैन साहब ने खुद लिखा कि मैंने एनालिसिस करके, लॉजिक लगा करके ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि सभी क्रोनिक एलिमेंट्स का जो उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, वो सर्टेन स्किन डिजीज और एक्सप्रेशन से ही होता है और उनका फंडामेंटल ओरिजिन जो है वो फर्मली एस्टेब्लिश करता है एक क्रोनिक मियाज़म के रूप में। This means their parasitical existence in human organism goes on continually strengthening and increasing irrespective of healthy lifestyle, diet or robust constitution. This means their parasitical existence in human organism goes on continually strengthening and increasing irrespective of healthy lifestyle, diet
और रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि जो पैरासिटिकल एग्जिस्टेंस ह्यूमन के अंदर ऑर्गेनिज्म का था, सॉरी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर उनका मियाज्म का था पैरासिटिकल बस। एग्जिस्टेंस इन मियाज्म का, इन मियाज्म जी का हाँ एक जी। पैरासिटिकल एग्जिस्टेंस के रूप में ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में होना लगातार स्ट्रेंथनिंग होता गया, हम्म बढ़ता गया, irrespective of healthy lifestyle, diet or robust constitution. They जी will never pass away by themselves, but will grow and vitiate themselves until death supervenes. ब्रैकेट में करें, that is this always end in destruction of the organism. और भाई हम्म भी अपने आप तो पास अवे हो ही नहीं सकते थे, ना होते थे, हम्म बल्कि हम्म ग्रो करते थे और ये विटिएट करते रहते थे अपने आप में। विटिएट का मतलब ग्रो एंड विटिएट, विटिएट का मतलब दूषित शायद होता है, जब तक डेथ जो है सुपरवीन ना कर जाए, यानी कि जब तक इंसान डिस्ट्रॉय होते हुए थे एंड ना हो जाए उस ऑर्गेनिज्म का, तब तक ये बढ़ते रहते थे, जब तक एक आखिरकार इन पे डेथ ही सुपरवीन ना कर जाए। All जी these benign looking skin ailments of itch, warts and chancre have a deep seated origin which are finally the cause of destruction of man. अब मजे की बात यहाँ ये कह दी कि जितने भी ये बेनाइन से दिखने वाले स्किन एलिमेंट्स जो इच के रूप में, वार्ड्स के रूप में, शंकर के रूप में, हैव ए डीप सीटेड ओरिजिन, इनका ओरिजिन बहुत डीप सीटेड है, विच आर फाइनली द कोज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन, और आखिरकार यही कोज बनता है डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन का। फाइनली प्रोबिंग द पेशेंट एंड देयर illness and their prior illness, he concluded that there are 3 local visible diseases which can be the mother of 3 groups of chronic diseases occurring later in life. अब हनीमैन साहब को लेकर के ही कह रहे हैं कि फाइनली उन्होंने जांच पड़ताल करके पेशेंट्स की, उनकी बीमारियों की एंड जी देयर प्रायर इलनेसेस कि वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि 3 लोकल विजिबल डिजीज होते हैं हम्म जो कि मदर ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ क्रोनिक डिजीज जो आगे चल के जीवन में होती है, उनकी जननी बनते हैं जी क्लास क्रोनिक डिजीज। हम्म These experiments showed 3 groups as follows. हैनीमैन साहब के एक्सपीरियंस के माध्यम से 3 ग्रुप इस तरह से थे कि ग्रुप ऑफ डिजीजेज विच फॉलोड इनिशियल सिम्टम्स ऑन स्किन, दैट इज इच। वो डिजीज का ग्रुप जो शुरुआती सिम्टम जिसके स्किन पे शुरू होते हैं वो इच हुआ, दैट इज इच। ग्रुप ऑफ डिजीज विच फॉलोड द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम ऑन स्किन, दैट इज वेनेरियल वार्ट। और वो डिजीज का ग्रुप जो स्किन के सिम्टम्स को ट्रीट करने के बाद फिर आगे आता है वो वेनेरियल वार्ट। यानी कि जब तक वो ट्रीट नहीं करे स्किन के सिम्टम तब तक बात नहीं कर रहे हैं। जिनकी शुरुआत हुई स्किन पे वो तो है सोरा इच, और जब जी उस शुरुआत जो हुई थी उसका जब ट्रीटमेंट कर दिया स्किन का, उसके बाद जो आगे बात बढ़ी वो कही उन्होंने वेनेरियल वार्ट्स। ग्रुप ऑफ साइकोस है जी, वो साइकोसिस हो गया जी साइकोसिस हो गई, फॉलोड जी द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम रोंगली, जी रोंगली का गलत तरीके से अगर ट्रीटमेंट करा तो फिर वो साइकोसिस में एंट्री कर गए, वेनेरियल वार्ड जी कहा एक तरह से। ग्रुप ऑफ जी डिजीजेज विच फॉलोड इनिशियल सिम्टम्स ऑन स्किन, दैट इज शंकर। फिर जी मिस हो गया जी सिफिलिस की भी साइकोसिस को आगे ना करके इन्होंने फिर करा वो ग्रुप ऑफ डिजीज जो इनिशियल सिम्टम्स के साथ स्किन पर ही आता है बिना वार्ड के, शंकर बनता है, अल्सर बनते हैं, वो सिफिलिस हो गया। जी सर इसका मतलब है कि सिफिलिस में जो है वो वो सेपरेशन नहीं होता, वो अपने आप ही होता, सेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती सिफिलिस आने के लिए। हाँ, दोनों का रूट अलग है, जैसे स्किन, हाँ देखो जो इनिशियल सिम्टम है डॉक्टर सरे इच के रूप में, यदि उनको रोंगली ट्रीट करा तो उनकी 2 दिशाएं जाएंगी, या तो साइकोसिस में वेनेरियल वार्ट की तरफ घुसे और या फिर शंकर बन जाएगा।
दोनों की दोनों की जड़ वहीं से शुरू होती है, डायरेक्शन। जी डॉक्टर श्रेष्ठ, ये जो है ना मल्टीपल डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। आगे हम चलेंगे। एक नेचुरल है, पहले सोरा, अगर उसको हमने ट्रीट भी नहीं किया, अगर हम अभी जैसे ये आ रहा है तो उसकी नेचुरल डायरेक्शन भी होगी सोरा टू साइकोसिस टू सिफिलिस, या वो ऐसा नहीं है सोरा से सीधे सिफिलिस पर भी जा सकता है, या सोरा से साइकोसिस से फिर सिफिलिस पर जाएगा। मैक्सिमम जो होता है वो इस तरह से होता है। और बड़े सर ने कहा कि साइकोसिस आता है चाहे बहुत ट्रांजिएंट आए और सिफिलिस मोर जो है प्रोमिनेंटली आए, लेकिन साइकोसिस थोड़ा सा आता जरूर है। हाँ, बाद में सर ये अपडेट हुए इस बात को लेकर के, लेकिन यहाँ जो अभी हैनीमैन साहब की बात चल रही है, हैनीमैन साहब ने कहा था कि जो इनिशियल सिम्टम है उनके ट्रीट होने पर उनके स्किन के इच के रूप में जब हटेंगे तो या तो वो जाएंगे विनेरल वार्ड्स में, या फिर वो इच चली जाएगी शंकर में। ये था हैनीमैन साहब का नजरिया। हाँ। बड़े सर ने थ्री डिफेंस ऑफ सेल जब लिया डॉक्टर सरे, तो बड़े सर ने ये देखा कि कोई भी पैथोलॉजी बुक उठा लेना आप, पैथोलॉजी उसके पहले इन्फ्लामेशन चलता, उसके बाद इंड्यूरेशन या एक्यूमुलेशन और फिर डिस्ट्रक्शन। तो बड़े सर ने फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि सोरा से तो शुरुआत होएगी, लेकिन सिफिलिस तक जाने में डिफेंस के बीच में साइकोसिस जरूर आएगा थोड़ा बहुत। समझ रहे भैया? फिर वो अंडरस्टैंडिंग है बड़े सर की। ये अंडरस्टैंडिंग चल रही है हैनीमैन साहब की। बड़े सर अभी हैनीमैन साहब का नजरिया बता रहे हैं। अदरवाइज बहुत अच्छी बात कही अमित शर्मा ने कि अगर एक बार कहीं इन्फ्लामेशन हुआ है और वो सिफिलिस में चला गया है तो भले दिखा ना हो, साइकोसिस फेज से गुजरा जरूर होगा ऑर्गेनिज्म। जी सर। तो इसको लेकर के प्रफुल्ल बोरकर सर ने एक बार बड़ा अच्छा लेक्चर दिया था। इसका पेस होता है, इसको समझने के लिए हम ऐसे ले सकते हैं डॉक्टर साहब कि मान लो 100% में से 33 कर लो कि 33 साइकोसिस, 33 सिफिलिस। यहां से चलते हैं बात करते हुए। अब यदि किसी इंसान में 50% सोरा है और 30% सिफिलिस है, तो 20% सॉरी साइकोसिस है और 20% बचा सिफिलिस, तो ये सोरो साइकोटिक होगा ज्यादातर, क्योंकि इसमें सोरा का 50% है और 30% साइकोसिस का है और सबसे कम पार्ट है सिफिलिस का। तो जनरली इसको सोरो साइकोटिक बोल देते हैं। अगर किसी का 20% सोरा है और 40% या 50% साइकोसिस है और फिर 30, 40, 70 और 30% या 20% सिफिलिस है, तो इसको कहेंगे ये साइकोटिक प्रीडोमिनेंट बंदा है। समझ रहे भैया? जी जी सर। तो इसलिए सोरिक पर्सन, सोरोसाइकोटिक पर्सन, सोरोसाइकोसिफिलिटिक पर्सन और सोरोसिफिलिटिक पर्सन, तो ये म्याजम इस तरह से एक्सप्रेस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। जी सर। तो बड़े सर ने थ्री डिफेंस ऑफ सेल को जब लिया, नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी को लागू किया होम्योपैथी में, इसी ने तो ब्रिजिंग करी। इसने ब्रिजिंग कर दी एलाइड साइंस के बीच में और होम्योपैथी के फिलोसफी के म्याजम के बीच में। तो ये बुक भी उसी ब्रिज को बना रही है एलाइड साइंस के साथ। लेकिन हम इन बातों को यहां जब कर रहे हैं, ये हैनीमैन साहब का भाव है भाई। अभी जी after having determined the root cause of chronic diseases and after naming them as taints, pollution or miasms, the next question was the name of the miasms. अब बड़े सर कह रहे हैं हैनीमैन साहब के भाव में आके कि जब एक बार रूट कॉज ऑफ क्रॉनिक डिजीज तय हो गया एंड आफ्टर नेमिंग देम एज, उन्हें टेंट्स भी कह दिया, पोल्यूशन भी कह दिया या मियाजम भी कह दिया। अब अगला सवाल ये बनता है कि इनका नाम क्या रखा जाए, इन थ्री टेंट्स का, थ्री टाइप्स ऑफ टेंट्स का। कंक्लूजन ऑफ प्री सोराडेज वर्क ऑफ हैनीमैन, हेडिंग है कंक्लूजन प्री सोराडेज वर्क ऑफ हैनीमैन। हैनीमैन साहब जो सोरा या मियाजम की डिस्कवरी से पहले जो काम क्या करते थे उसका निष्कर्ष पे बात करेंगे। पहले कह रहे हैं ईच ब्रैकेट में कह रहे हैं एज वेल एज विनेरियल वार्ड्स और एंड शंकर वर नॉट द कॉज
but result of the disease which after firmly establishing itself in the whole organism express itself on skin as itch, warts और शंकर। तो प्रीसोराडेज में बेसिकली क्या होता था कि जो इच थी ये अपने आप में कोज नहीं मानी जाती थी, बल्कि इसको कहते थे कि ये परिणाम है डिजीज का, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म पे कब्जा जमाने के बाद अपने आप को स्किन के ऊपर इच के रूप में, वार्ड्स के रूप में या सैंकर के रूप में प्रदर्शित करता है, ऐसा मानते थे प्रीसोराडेज में। That the chronic disease or miasm had a parasite-like existence inside the organism, which went on strengthening even in healthy lifestyle, diet and robust constitution। और ये जो क्रोनिक डिजीज या म्याजम है ये पैरासाइट की तरह से इसका कोई एग्जिस्टेंस है इंसान के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये अपने आप को स्ट्रेंथनिंग करता रहता है, भले ही चाहे हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, डाइट हेल्दी हो, चाहे रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो। एंड इट्स रूल वाज टू डेस्ट्रॉय लाइफ, और इसके जो रूल हैं वो जीवन को डेस्ट्रॉय करते हैं। ये प्रीसोराडेज की थ्योरी या बात थी। कह रहे हैं फिर पब्लिशिंग ऑफ द बुक क्रोनिक डिजीजेज, फिर क्रोनिक डिजीज जब पब्लिश हुई इन 1828 Dr. Hahnemann published this book of chronic diseases with all the above conclusions। और हैनीमैन साहब ने 1828 में अपनी ये बुक क्रोनिक डिजीज पब्लिश कर दी, सभी कंक्लूजन्स के साथ जो ऊपर दिए। The reaction to this book was alike in almost all the circles। He was ridiculed, criticized and denounced by friends and foes alike। रिएक्शन इस किताब के छपने के बाद बिल्कुल ऐसे ही आया, वाज अलाइक इन ऑलमोस्ट ऑल द सर्कल, सभी सर्कल्स में, कि उसे रिडिक्यूलस, उसे हास्यास्पद बताया गया, क्रिटिसाइज करा गया, डिनाउंस करा गया, बदनाम एक तरह से फ्रेंड्स के द्वारा और जो उनके दुश्मन थे उस समय उनके द्वारा। Those who criticized him laughed at the very suggestion that a mite or insect of scabies, Acarus scabi, which could be caught hold of with a needle needle would cause a remote a thing as epilepsy or thysis। जो उनको क्रिटिसाइज करते थे वो हंसते थे, उन्होंने सलाह भी दी कि अगर किसी बंदे को एपिलेप्सी या थाइसिस पैदा करनी हो तो भैया हैनीमैन साहब के मानने के अनुसार कोई एक एक्रेस स्कैबी पकड़ लो निडल पे और उसमें इंजेक्ट कर दो उस आदमी में, तो उसे एपिलेप्सी हो जाएगी और थाइसिस हो जाएगी भाई, क्योंकि ये साहब ऐसा कह रहे हैं। इस तरह से कहते हुए उनपे हंसे और क्रिटिसाइज भी करते थे। Few of his friends tried to correct him by saying it is to impure blood, which may be the cause of the dyscrasia, which in turn gave rise to chronic disease। कुछ जो अच्छे दोस्त थे, जो बड़े आलोचक नहीं थे, वो कोशिश करते थे हैनीमैन साहब को करेक्ट करने की, ये कह करके कि भाई इम्प्योर ब्लड है, तुम ये ईच विच जो कह रहे इसकी जगह आप इम्प्योर ब्लड कहो। विच में बी द कोज ऑफ द डिस्क्रेसिया, जो डिस्क्रेसिया का कोज है, और फिर वो बदल जाता है, टर्न हो जाता है क्रोनिक डिजीज में। कुछ फ्रेंड्स का ये कहना था। ओनली 2 of his trusted lieutenants डॉक्टर स्टाफ एंड डॉक्टर ग्रॉस लेफ्टिनेंट, बस इसको कहेंगे लेफ्टिनेंट, ये लेफ्टिनेंट को ल्यूटिनेंट ऐसे लिखा जाता है। हाँ अच्छा, लेफ्टिनेंट उनके 2 ही सेना नायक लेफ्टिनेंट। अच्छा, ये लेफ्टिनेंट है इसका लेफ्टिनेंट ओके। डॉक्टर स्टाफ और डॉक्टर ग्रॉस वर इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज वर्क्स बाय डॉक्टर हैनीमैन बिफोर द पब्लिशिंग ऑफ हिज बुक इन ऑर्डर टू मेंटेन कंप्लीट सिक्रेसी। केवल 2 ही लोग थे जो विश्वास पात्र थे, जो लेफ्टिनेंट वर्ड दे रहे हैं अमित शर्मा भाई। डॉक्टर स्टाफ और डॉक्टर ग्रोस ही ऐसे उनके विश्वास पात्र थे जिनको इसके काम के बारे में बताया था हैनीमैन साहब ने पब्लिश होने से पहले ही,
इस बुक के, और ये जी। कहते हुए कि इसको बिल्कुल कंप्लीट सिक्रेसी में बनाए रखना भाई, बताना मत किसी से। हम्म, This was exactly because he had anticipated such adverse reactions, which he thought would be hindering his research. वो ये जानते थे, दिस वाज हम्म, एग्जैक्टली बिकॉज ये इसलिए एग्जैक्टली करा गया ये सिक्रेसी बनाए रखना कि उन्हें अंदेशा था इस बात का कि एडवर्स रिएक्शन आएंगी, विच ही थॉट वुड बी हिंडरिंग हिज रिसर्च, जो अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने एक तरह से सोचा था कि भाई ये जो रुकावट डालेंगे उनकी रिसर्च में, ऐसा करते हुए सिक्रेसी बनाए रखी भाई, बात ये है। आगे बात करें। बात यही थी कि उन्हें ये था कि उन्हें ये इस बात का वाकई अंदाजा था कि जैसी ये आएगी तो सब इसकी एडवर्स वो रिएक्शंस आएंगी, इसलिए उन्होंने कंप्लीट होने तक किसी को बताया ही नहीं था। बिल्कुल, दो कैसे हुआ है, स्टाफ और ब्रोस सिर्फ साहब। 2 को बताया था, 2 पर उन्होंने बताया था। हाँ यस यस। Despite all the brickbats and criticisms, Dr. Hahnemann stood firm. कितने भी हम्म, क्रिटिसिज्म हुए हो, कितने ही रोड़े अटकाए गए हो, एक तरह से हैनीमैन साहब जो हम्म, है वो मजबूती के साथ टिके रहे अपने इस बात पे। ही डिस्क्राइब्ड दिस डिस्कवरी ऑफ मियाजम्स एज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी एंड ए ग्रेट बून टू मैनकाइंड। और भाई उन्होंने इसको, इस डिस्कवरी ऑफ मियाजम को ग्रेटेस्ट डिस्कवरी बताया, और ये इंसानियत के साथ मानवता के लिए, इंसानियत के लिए एक ग्रेट बून, बहुत बड़ा वरदान बताया इस डिस्कवरी को हैनीमैन साहब ने। He was जी। so firm about it that he felt bad that he would be misunderstood and his followers would not understand this discovery properly, and they would therefore not to be able to reap rich harvest from this discovery for the benefits of human race. और भाई वो एक तरह से हैनीमैन साहब जो हैं, ही फेल्ट बैड, उन्हें बुरा भी लगता था कि उन्हें मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है और उनके फॉलोवर इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इस डिस्कवरी को प्रॉपर तरीके से, और इसलिए वो सक्षम नहीं हो पाएंगे इसके जो रिजल्ट है, इसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे, रिच हार्वेस्ट का मतलब इसकी जो पैदावार आएगी इस डिस्कवरी की, उसको हम्म, नहीं प्राप्त कर पाएंगे और ना बेनिफिट ले पाएंगे ह्यूमन रेस के लिए। ये उनका दुख था। ही मेंशन दिस इन प्रीफेस टू द क्रोनिक डिजीज, और उन्होंने अपने इस दुख को मेंशन किया, बताया, वो प्रकट किया एक तरह से क्रोनिक डिजीज के प्रीफेस में। वो हम्म, वर्ड थे हैनीमैन साहब के, कहते हैं कि हम्म, दिस ग्रेट फिलोसफिकल माइंड हैड वन मोर फोरसाइट। ये ग्रेट फिलोसफिकल माइंड जो थे हैनीमैन साहब, वो उनके पास, उनको एक वन मोर फोरसाइट और थी। He predicted that his teachings will not be followed sincerely by his so-called followers. और वो हम्म, दूरदर्शिता क्या थी हैनीमैन साहब में, बड़े सर कह रहे हैं कि हम्म, उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था अपनी इन टीचिंग्स के बारे में कि मेरे जो फॉलोवर्स हैं, सो कॉल्ड फॉलोवर्स जो हैं मेरे, वो इसे सिंसियरली नहीं फॉलो करेंगे। ये भी उन्हें प्रिडिक्शन था। यहीं से प्रफुल्ल सर ने अपने उसका नाम प्रिडिक्टिव रखा था। हाँ, तो उन्होंने जी। बिल्कुल, वैसे तो बिल्कुल रखा होगा, वर्ड यहाँ से उठाया, और अदरवाइज मैथमेटिक्स से भी ले आए। हाँ जी। ही प्रेडिक्टेड दैट। पवन बस हाँ जी भाई। नहीं, ये अमित यहाँ से नहीं लिया था, उसके पीछे बड़े सर ने साफ साफ कहा था कि इफ होम्योपैथ हैज अ गुड नॉलेज ऑफ साइंस एंड थ्योरी ही कैन प्रिडिक्ट, यानी कि अगर आपको अपनी, जो डॉक्टर केंट ने भी एक बार कहीं कहा है, और जो बॉस कह रहे हैं ना मैथमेटिक्स को, तो सर ने ये कहा था कि आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होंगी तो आप प्रिडिक्ट कर दोगे कि इसके बाद ये कोर्स ऑफ डिजीज, ये कोर्स आएगा इवेंट का, फिर ये आएगा, इसलिए इसको प्रेडिक्ट कहा था सर ने, हाँ, वैसे प्रेडिक्टिव तो कहा ये था। कैंट साहब के वर्ड नहीं थे, हैनीमैन साहब ने ही फुटनोट नंबर 106 में कहा कि बताने वाला था। साइंस इज मैथमेटिकल। हाँ जी। नहीं, बस डॉक्टर कैंट ने भी एक जगह, मैंने हाँ हाँ, डॉक्टर नहीं कैंट मेरे को आइडिया लेक्चर नहीं में या होगा, उसमें बिल्कुल कहा होगा। उसमें उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है हाँ, कि लेसर अगर राइटिंग, आपको अपनी साइंस का पूरा नॉलेज है तो आप आगे का उसको फोर्स बता सकते हो बिल्कुल कि कहा क्या होगा। होने वाला कैंट साहब ने भी है कहा ना। होगा, लेसर राइटिंग में कहा होगा, आपने पढ़ी होगी
लेकिन जी। हाँ जी, हाँ। 106 फुटनोट में होम्योपैथी इज मैथमेटिक्स करके बड़े सर पूछते थे, जब हमने हाँ, एग्जाम दिया था SCPH का, वहां भी पूछा गया था हमसे वाइवा हाँ में जी, हाँ। कि जी, जी। बिल्कुल ऑर्गेनल यही में है बस। कहाँ पर मैथमेटिक्स कहा। हैनीमैन साहब ने हाँ तो जी, वो 106 में कहा है। तो जी। उसमें हाँ लास्ट जी, की मैं लाइन पढ़ दे रहा हूँ। कह रहे हैं 106 में कि द हीलिंग आर्ट विल देन कम नियर द मैथमेटिकल साइंस इन सर्टेनिटी। जब सारे इसके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी ऑब्जर्वर्स इसको सही से करेंगे, तो ये साइंस मैथमेटिकल साइंस इन सर्टेनिटी के नजदीक पहुंच जाता है। और जब मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स अपने आप में प्रेडिक्टेड होता है। मैथमेटिक्स में ये क्लियर होता है कि 1 + 1 = 2 होएगा। हम्म, तो ही होगा। तो हाँ जी, इसलिए प्रेडिक्टिव वहां से भी भाव आ रहा है। ठीक है भैया। जी। तो हाँ जी, बिल्कुल हैनीमैन साहब ने हाँ भी जी, कहा, कैंट साहब ने भी कहा, और बड़े सर ने इसको नाम दिया फिर प्रेडिक्टेड करके। जी। हाँ जी, तो उन्हें ये प्रेडिक्शन था कि मेरे जो सो कॉल्ड फॉलोअर्स हैं भाई, ये इसे सिंसियरली नहीं कर पाएंगे। ही प्रेडिक्ट दैट प्रिंसिपल्स which he had laid down for practice of homeopathy would not be understood by many because of lack of scientific proof। और इस प्रेडिक्शन के पीछे हैं? ये भी था। हाँ, मंदिर जाऊंगा, लेकिन कह दो अभी नहाए नहीं है, नहा के जाएंगे। हाँ, इस ही प्रेडिक्टेड दैट प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स के बारे में जो उनका प्रेडिक्शन था एनीमैन साहब का, वो इसलिए भी था that he laid down for practice homeopathy would not be understood by many because of lack of scientific proofs। क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ्स तो थे नहीं, तो भैया क्यों फॉलो करेंगे, ये इसलिए भी उनका प्रेडिक्शन था। जी। Hence he wrote in the preface of first edition of the chronic disease in 1828। ये बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। हाँ जी। कह रहे हैं इसलिए उन्होंने अपने प्रीफेस में क्रोनिक डिजीज की बुक के फर्स्ट एडिशन के प्रीफेस में 1828 में लिखा, हम्म, but in communicating to the world this great discovery, I am sorry that I am हम्म, doubt whether my हम्म, contemporaries will comprehend the logical sequence of these teaching of mine, and will follow them carefully and gain thereby the infinite benefits for the हम्म, suffering humanity, which must inevitably spring from faithful and accurate observance of the same। हम्म, यहाँ बड़े सर बोल देते थे कि होम्योपैथी इनफाइनाइट रिजल्ट्स देती है, इनफाइनाइट हम्म, बेनिफिट। होम्योपैथी कैन गिव यू इनफाइनाइट रिजल्ट्स। तो हैनीमैन साहब ने यहाँ तक की लाइनों में कहा कि भाई मैं जब इसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ दुनिया को, अपनी इस ग्रेट डिस्कवरी को बता रहा हूँ, उस तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे डाउट है कि मेरे जो समकालीन लोग हैं, मेरे जो कंटेम्परेरीज हैं, मेरे इस दौर के जो डॉक्टर हैं, होम्योपैथ्स हैं, क्या वो इस हम्म, लॉजिकल सीक्वेंस को समझ भी पाएंगे हम्म, ऑफ दिस टीचिंग ऑफ माइंड, एंड विल देम, हम्म, और क्या वो फॉलो कर पाएंगे इसको केयरफुली, और ले पाएंगे इससे इनफाइनाइट बेनिफिट जो आने वाले सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए इसके माध्यम से, और जो हम्म, आने ही आने हैं, विच मस्ट एन इनएविटेबली स्प्रिंग फ्रॉम फेथफुल। और जो आएंगे ही, कोई शक नहीं है कि रिजल्ट ना मिले। इनएविटेबल का हम्म, मतलब अनिवार्य रूप से आएंगे ही, यदि वो इसे हम्म, फेथफुल तरीके से एक्यूरेट ऑब्जर्व करते हुए इसको फॉलो करें। या ये कहिए कि हम्म, वो आएंगे तभी जब वो फेथफुल और एक्यूरेट तरीके से मेरे रूल्स को, मेरे प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व करें और आगे अप्लाई करें, हम्म, तो रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई शक नहीं है। हम्म, यहां तक तो ये था। फिर कह रहे हैं और या वेदर फ्राइटेंड अवे बाय द अनहियर ऑफ नेचर ऑफ मेनी ऑफ दीज डिस्क्लोजर्स, they will not rather leave them untried and uninitiated and therefore useless। या हम्म, भाई ऐसा तो कहीं ना होगा कि वो डर जाएं, वो हम्म, डर जाएं, घबरा जाएं ऐसे डिस्क्लोजर से जो नेचर में आज तक कभी सुने ही नहीं गए थे, हम्म, और वो इसको छोड़ दें, वो इस पर हम्म, ट्राई ना करें। जो मैंने डिस्कवरी दी है, कहीं ऐसा तो नहीं वो ट्राई करके ही ना देखें, मुझे शक है इस बात का, मुझे डाउट है, और इसकी शुरुआत करे बिना ही रह जाएं, और ये मेरी जो डिस्कवरी है ग्रेट, कहीं ये यूजलेस तो ना हो जाएगी कहीं, हम्म, ये उन्हें डाउट था।
ये उन्हें क्या फील क्या ले रहे थे, क्या क्या सोच के लाइन लिखी होगी कि यार मैं जो करके जा रहा हूँ इसे आगे ये समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, कर पाएंगे, और ये हो भी रहा है। हाँ, बेसिकली उसके पीछे 2 रीज़न थे। एक हम्म, तो साइंस का डेवलप ना होना, साइंटिफिक प्रूफ्स का। हाँ दूसरा जी। इंसान की जो नेचर है ना, शॉर्टकट जी। की, हाँ जी। इसको भी अच्छी तरह से जानते थे। ह्यूमन नेचर को हैनीमैन साहब से ज्यादा कौन जान सकता होगा होम्योपैथी में। हाँ जी, कोई भी में ह्यूमन नेचर। हैनीमैन साहब ये जानते थे कि ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही मस्तीखोर है। हाँ जी। अगर इस पे पड़े ना, सिर पे ना पड़े तो आगे को ना चले ये। बिल्कुल। तो भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉर्टकट अपना लें। तो भैया बहुत अच्छा। इसलिए ये था। हाँ भाई। एनिमल अच्छा ह्यूमन नेचर कोई नहीं जानता था। हाँ, और एक जो कि ये जरूरत भी है होम्योपैथी की। अच्छा पैराग्राफ है, इसे कर ही लेंगे पूरा। हाँ, may they do better with the great discovery bracket में the theory of chronic disease that is the doctrine of miasm presented to them। क्या वे इससे कुछ अच्छा कर भी पाएंगे इस ग्रेट डिस्कवरी से, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज की जो मैंने दी है, डॉक्ट्राइन ऑफ मियाज्म की जो उनको मैंने प्रेजेंट करी है। ये उनको हम्म। डाउट था, लेकिन यहाँ वो वर्ड नहीं दिए हैं। लेकिन हम्म। मैं यही उनका भाव और बता दूं थोड़ा सा, एक ही लाइन का। अगले ही हम्म। पैराग्राफ में वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम्म। मत समझो, मत हम्म। स्वीकार करो, मत मेरे इसको करो। तुम्हारी तुम्हारी आने वाली वंशज करेगी, तुम्हारी संतति करेगी, जो तुमसे ज्यादा होशियार होगी, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, तुमसे ज्यादा हम्म। चीजों को अच्छे से समझेगी, वो करेंगे। हम्म। यहाँ निकल आए थे अपने इस डाउट से कि ठीक है, अगर तुम नहीं हमारे कर सकते तो तुम्हारे बच्चे करेंगे। मैं इसको वर्ड को ऐसे बोलता हूँ। हाँ, हमारे लिए कह रहे थे, हम कर रहे हैं उनका काम। हमें कहा था कि तुम बिल्कुल करोगे। बिल्कुल दोस्त। तो कर जी। लेते हैं इसको, इस पैराग्राफ को भी। कह रहे हैं आगे, both these thoughts in mind of Dr. Hahnemann, that of doubt and sense of insecurity, were accompanied by hopefulness, hoping against hope that they bracket में कह रहे हैं his contemporaries and followers will do better। जी। ये दोनों जो विचार आए हनीमैन साहब के दिमाग में, ये डाउट और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, साथ ही साथ इनके साथ होपफुलनेस, होपिंग अगेंस्ट होप, हम्म। होपफुलनेस भी थे वो, दैट दे विल डू बेटर। उन्हें ये होप भी थी कि यार कभी ना कभी ये बेटर तो करेंगे ही। बिल्कुल। वी कैन नॉट लेट हिम डाउन। अब अपने लिए कह रहे हैं हनीमैन साहब, प्रफुल्ल सर साहब हमें कह रहे हैं और अपने आप को कह हम्म। रहे हैं। वी हम्म। कैन नॉट लेट हिम डाउन, हम उन्हें डाउन नहीं होने देंगे भाइयों। बिल्कुल We सही as बात है। homeopaths have to strive and complete the work he has left incomplete for the sheer reason that he was physically immortal, and the term of life endowed upon him by the supreme being, though longer than many others, was just not enough। हैनीमैन साहब को लेकर के प्रफुल्ल सर के भाव बहुत ही अच्छे हैं। वो कह रहे हैं कि हम उन्हें नहीं लेट डाउन होने दे सकते। हम होम्योपैथ प्रयास करेंगे उनके उस काम को जो एक तरह से लेफ्ट इनकम्प्लीट रह गया, मात्र एक कारण से कि वो उनका फिजिकल अस्तित्व चला गया। जो हम्म। फिजिकल अस्तित्व है, मॉर्टल जो है, वो हम्म। उनके मात्र शरीर के जाने से, अरे उनके विचार तो आज भी हैं, उनकी आत्मा तो आज भी है। मात्र जी। उनका शरीर चला गया तो क्या हम उनके उस विचारों को छोड़ देंगे, लेट डाउन हो जाने देंगे क्या? नहीं होने इसीलिए तो सर देंगे। कह रहे हैं, not enough to discover and improve this great art of healing, not enough to discover the theory of chronic disease and to add to it or to provide scientific explanations for the same, it is we who have to vindicate him in terms of modern advances in science. And a day shall come when we homeopaths shall be acknowledged as more scientific than our contemporary counterparts। प्रफुल्ल सर यहाँ जोश भर रहे हैं हमें। जी। मात्र क्रॉनिक डिजीज का डिस्कवर होना पर्याप्त नहीं है मियाजम हाँ का, जी। मात्र साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो प्रोवाइड कर रखे हैं
उसका जी। पर्याप्त हो, उसका आना मात्र वो नहीं है। हम्म। कह रहे हैं इट इज वी हु हैव टू विंडिकेट हिम टर्म्स ऑफ मॉडर्न एडवांसेस। विंडिकेट देख लो एक बार, हम्म। विंडिकेट हिम। हम एक तरह विंडिकेट। से, एक भाव ये है कि हम मॉडर्न एडवांसेस इन साइंस को लेकर के हम उनका वो बनेंगे एक तरह से। विंडिकेट, विंडिकेट देख लो, मजा आ जाएगा। हाँ जी, बस गूगल की डिक्शनरी खोल के रखा कर अमित पाल। साबित कर देना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक गू मोबाइल उसमें फोन में ना अलग से एकदम सर्च मारा करो, जी। हु हैव टू इंडिकेट हिम इन टर्म्स ऑफ जी। मॉडर्न साइंस, मॉडर्न हाँ जी, एडवांसेस इन साइंस, है जी। साबित कर देना। हाँ, साबित। हम उन्हें साबित करेंगे हैं। इट इज हु हाँ जी। वी टू हैव इंडिकेट हिम, हम ये साबित करेंगे इन टर्म ऑफ मॉडर्न एडवांसेस इन साइंस दैट साइंस एंड डे शैल कम व्हेन होम्योपैथ। हम ये साबित करके दिखाएंगे, हम हनीमैन साहब की सच्चाई को एक तरह से साबित करके दिखाएंगे। किसकी लाइट में? ये जो मॉडर्न एडवांस ऑफ साइंस के लाइट में। और वो दिन दूर नहीं है, जी। हम वो दिन आएगा कि हम जी। होम्योपैथ जो है जाने जाएंगे जी। मोर साइंटिफिक। किसकी अपेक्षा? जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनकी अपेक्षा। और हमारे जी। प्रतिद्वंदी आप जानते ही हो, जो अपने आप को रेशनल थेरेपेटिक्स कहते हैं और जी। कोई रूल रेगुलेशन अपनाते नहीं। तो बड़े सर कह रहे हैं कि हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं उनकी अपेक्षा हमें ही ज्यादा साइंटिफिक माना जाएगा। जी, बिल्कुल। विंडिकेट का मतलब साबित करना है। हाँ जी, साबित कर देना। साबित करेंगे, कर दे। कर। हाँ जी, किसी के वाक्यों को प्रूव कर देना, हम ये हाँ, करके हाँ सिद्ध भैया, हम करके होम्योपैथ दिखाएंगे। करके दिखाएंगे। और किस रूप में करेंगे? क्योंकि हमारे पास एडवांस ऑफ साइंस की नॉलेज भी है, मॉडर्न एडवांस की। अब हमारे पास मोलिकुलर बायोलॉजी की नॉलेज आ चुकी है, हमारे पास जेनेटिक्स की नॉलेज आ चुकी है, हमारे पास एपिजेनेटिक्स की नॉलेज आ चुकी है ब्रूस लिप्टन के माध्यम से, हमारे जी, पास एआई आ चुका है डॉक्टर अमित शर्मा, अमित पाल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब जो है साइंटिफिक होना हैनीमैन साहब का या होम्योपैथी का अब बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है इस बात को जी, प्रूव करना, साबित करना कि भाई वाकई हैनीमैन साहब का जो रास्ता था यही मोर साइंटिफिक है। बिल्कुल। खैर यहीं रुकेंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत नमस्ते, राम राम भैया। राम राम। राम राम जी, सबको राम राम। राम राम, राम 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 भाई। राम सबको। राम भाई।